इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पावर और कुछ नहीं होता है, कितनी एनर्जी हम कितने समय के लिए यूज कर सकते हैं। या हम जैसे एक एग्जांपल ले लूँ कि हमारे लैंग्वेज में या लोकल लैंग्वेज में पावर का मतलब क्या होता है। जैसे लेट कर लो कि कोई बच्चा है बहुत ज़्यादा खा रहा है, 1 मिनट के अंदर 2 रोटी खा लेता है, तो क्या हम बोलेंगे कि उसकी पावर क्या है, 1 मिनट के अंदर 2 रोटी खा लेने की, ठीक है। या कोई बच्चा है 500 किलो उठा ले रहा है एक बार में, तो उसकी पावर क्या है, 500 किलो उठा लेने की है, ठीक है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है कि कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी हम यूज कर रहे हैं कितने टाइम इंटरवल के अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड पर यूनिट टाइम is known as इलेक्ट्रिक पावर। ओके, तो अब देखो इलेक्ट्रिक पावर को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक पावर मैंने लिखा अभी को, तो इलेक्ट्रिक पावर को हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि वर्क डन मैं लिख लूँ यहाँ पे, वही तो होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वर्क डन को W से डिनोट करते हैं, टाइम को T से। अब पावर को मैं बता देता हूँ आप लोग को, P से डिनोट करते हैं, तो P = W अपॉन T हो गया, ठीक है। तो अब वर्क डन की SI यूनिट देखते हैं क्या होता है, जूल होता है, I इसकी सेकंड होती है। तो पावर की यहाँ से यूनिट क्या हो गई, पावर की यूनिट क्या हो गई यहाँ पे, जूल पर सेकंड। ये तो कॉमन हमने निकाल लिया, बट SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वाट। क्या होती है, वाट होती है। क्या होती है, वाट होती है। जूल पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज 1 वाट, 1 वाट क्या होता है, ठीक है। तो 1 वाट क्या होता है, व्हेन, देखिए व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी हम यूज करें 1 सेकेंड के लिए, तो 1 वाट बोल सकते हैं ना उसको। देखिए व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in 1 second, then power is equal to 1 watt। उसको क्या बोलेंगे, पावर को 1 वाट बोलेंगे। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, 1 जूल एनर्जी यूज करेंगे 1 सेकेंड के अंदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 वाट बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए पावर के अलग अलग फार्मूला देखेंगे हम लोग, जो कि क्या है, अलग अलग कंडीशन पे कि क्या मालूम होगा किस समय, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो केस 1 यहाँ पे, जब हमें क्या मालूम हो, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो, व्हेन हमें क्या मालूम हो, वोल्टेज मालूम हो, क्या वोल्टेज कितना है V मालूम हो, एंड करंट मालूम हो, क्या मालूम हो, करंट I मालूम हो। तो देखिए W = V × I × T होता है, और पावर की फार्मूला होता है W अपॉन T। तो रखते हैं, तो चेक करते हैं क्या आता है हमारे पास। तो V × I × T अपॉन T, T से T कट गया, यानी कि P = क्या आ गया, V × I। अब ध्यान देंगे यहाँ पे ये चीज़ें कि जब पोटेंशियल डिफरेंस पता हो, इलेक्ट्रिक करंट पता, तो पावर का फार्मूला हम ये यूज करेंगे। सेकंड केस आता है हमारे पास, केस सेकंड क्या है, जब हमें क्या पता हो, व्हेन करंट पता हो, क्या पता हो, करंट I पता हो, और क्या पता हो, रेजिस्टेंस पता हो। क्या पता हो, किसी रजिस्टर का रेजिस्टेंस पता हो R। तो अब देखिए हम लोग को
यहाँ पे P इज इक्वल टू वी आई पता है, पहले से पता है ना, बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ फिर से मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने अगर ओम्स लॉ नहीं देखा है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ जा करके ओम्स लॉ देख लें, ठीक है। देखिए ओम्स लॉ से हमें क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू आई आर मिलेगा, और अगर आई आर को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो हमें पावर की एक अलग फार्मूला मिलेगा, आई स्क्वायर आर मिलेगा। क्या मिलेगा, सॉरी क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर मिल जाएगा, ये अगला फार्मूला होगा। चलिए अभी मैं सारा फार्मूला एक साथ लिख के दिखाऊंगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब तीसरा कंडीशन है, केस थर्ड है हमारे पास। केस थर्ड क्या है कि जब हमें क्या मालूम हो, व्हेन वोल्टेज मालूम हो हम लोग को, वोल्टेज कितना V एंड रेजिस्टेंस R मालूम हो। क्या मालूम हो, रेजिस्टेंस R मालूम हो, तब क्या होगा, तब देखिए क्या होगा, हमें P इज इक्वल टू क्या मालूम है, पहले से V I मालूम है, बाई ओम्स लॉ हमें क्या पता है, बाई ओम्स लॉ। देखिए यहाँ पे हम लोग को I हटाना है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ से क्या होता है, V अपान R होता है, V अपान R होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे तो क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान R, और ये हो जाएगा क्या हमारा अगला फार्मूला, ठीक है। क्या हो जाएगा, अगला फार्मूला। इस तरीके से देख रहे हैं हम लोग पावर के लिए, पावर के लिए हमारे पास कितने फार्मूले हो गए, पहला हो गया P इज इक्वल टू वी इंटू आई, दूसरा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, तीसरा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन R। अब ध्यान से देखो बेटा, इसमें ज़्यादा गड़बड़ी नहीं है। देखो V और I है, जब V और I पता होगा तो पावर के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, जब I और R पता होगा तो P का फार्मूला ये लगाएंगे पावर का, जब V और R पता होगा तो ये लगाएंगे। अब आपको ध्यान देना है कि क्या पता है आपके क्वेश्चन में, इसीलिए देखो पिछले क्वेश्चन में सबसे पहले मैं क्या करवाता हूँ कि पहले जो चीज़ें दी गई हैं लिख लो, तो फार्मूला पता चल जाएगा आसानी से कि कौन सा फार्मूला यूज अप करना है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग इस टॉपिक पे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है a current of 5 ampere flow through 12 volt car battery for headlight for 10 मिनट, 10 मिनट तक के लिए, ठीक है। हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम कार बैटरी टू बल्ब, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का है, ठीक है, कार बैटरी है उससे 10 मिनट के लिए। तो कह रहा है कैलकुलेट करना है कितनी एनर्जी यूज अप हुई। तो देखिए इस तरीके से कुछ पहले हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, कि कौन सी चीज़ कितना कितनी हमें पता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने जैसे लिखा है इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पियर, वोल्टेज 12 वोल्ट और टाइम 10 मिनट है। तो 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो भाई पहले, तो 10 × 60 कर लेंगे तो ये सेकंड में हो जाएगा, इट मीन्स 600 सेकंड हो जाएगा। चलिए अब हमें पता है फॉर्मूला, क्या पता है, तो यहाँ लिखेंगे एज वी नो दैट P इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, V इंटू आई इंटू टी होता है। V कितना है भाई हमारे पास, देखिए तो V कितना है 12 वोल्ट है, कितना 12 वोल्ट, I कितना 5 और टाइम कितना 600। इसको अगर इवेल्युएट करता हूँ मैं तो देखिए 12 5 या 60 इंटू 6000
तो 600, तो 30 तो पहले से लिख लिया मैंने, 6 6 36, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की SI यूनिट जूल होती है। तो ये क्या आ गया हमारा, इतना आ गया। अगर हम 1000 से इसको डिवाइड कर दे तो क्या आएगा, 36 आ जाएगा। तो इसको केजे लिख सकते हैं, किलो जूल लिख सकते हैं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? इसी तरह चलिए एक क्वेश्चन पावर का हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट विल बी द current drawn by an electric bulb of 40 वाट। कितने वाट का? 40 वाट आया, यानी कि पावर ये है इसका। ठीक है, 40 वाट आ गया हमारा। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग 40 वाट हमारा क्या है, पावर है। when it is connected to a source of 220 वोल्ट। तो देखिए सॉल्यूशन क्या क्या दिया हुआ है। पहला काम तो हमारा ये बनता है कि क्या क्या दिया हुआ है उसको नोट करते चले हम लोग। तो देखिए हमारे पास है ये, यहाँ पे पावर जो लिखा है, पावर कितना है हमारे पास, 40 वाट है बल्ब का, और वोल्टेज कितना है हमारे पास, 220 वोल्ट है। ठीक है, अब देखिए एज वी नो दैट, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, कौन सा, हमें पावर मालूम है, अभी मालूम है, और क्या निकालना है, आई निकालना है। तो देखिए ये वाला फार्मूला कुछ लगेगा यहाँ पे, देखिए P = V × I, तो लिख लीजिए P = V × I। अब देखिए P भी पता है, V भी पता है, I निकालना है। तो I = क्या आ जाएगा, P/V। P कितना है भाई, 40/220, 1 0 से 1 0 कट गया ना। अब अगर हम 22 से 4 को डिवाइड करते तो क्या मिलेगा, देखिए तो 22 से 4 को पॉइंट बढ़ाया 0, 1 टाइम लेगा, 22 बचा कितना, 8 18, ऐसा कुछ बचेगा, 0 बढ़ जाएगा पॉइंट लगा है। तो अब कितनी बार जाएगा, अगर 9 बार ले यार ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार 176, फिर कितना बचा 4 0, फिर वहीं पे आ गया तो क्या हो जाएगा 0.18 एम्पियर हम लोग लिख सकते हैं इसको। या आप ऐसे भी लिख सकते थे 2/11 एम्पियर, ये भी सही लगेगा। जो आपको समझ में आ रहा है वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0.18 भी सही है, 2/11 एम्पियर भी सही है। समझ में आया? तो ये इस तरह के क्वेश्चंस पावर पे आते हैं। ठीक है, ये जब मैं एक्सप्लेनेशन ख़त्म कर दूंगा तो मैं एक सीरीज चलाऊंगा क्वेश्चंस की, वो आप ज़रूर देखेंगे, जिससे बेनिफिट आपको होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज इस चैप्टर की आखिरी टॉपिक है, और ये आज की आखिरी क्लास है इस चैप्टर के लिए, जो कि आखिरी टॉपिक है हमारे पास, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट। हीटिंग इफेक्ट, जैसे किसी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो होता है, वन टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पहुंच जाता है, बट कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है ना, यूज्ड अप हो जाती है फॉर हीटिंग द वायर। जैसे लेट कर लो कि एक पाइप से तुम वाटर फ्लो करा रहे हो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, तो देखोगे अगर 1 लीटर फ्लो कराया तो तुमको 1 लीटर एग्जैक्टली मिलता नहीं है, क्या होता है कुछ अमाउंट यूज्ड अप हो जाता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को अगर एक टर्मिनल से 5 एम्पियर फ्लो करा रहे हैं तो दूसरे टर्मिनल पे कुछ कम मिलता है, हमें अप्रॉक्स में मिलता है 5। ठीक है, तो वो एनर्जी गई कहाँ, तो वो एनर्जी और कहीं नहीं जाती है। जैसे एक लेट कर लो, एक कोई कंडक्टर है हमारे पास, पहले इसको समझ लेते हैं फिर इसके नोट से याद करेंगे हम लोग। एक कंडक्टर है, लेट सपोज कर लो ये, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ये सर्कुलर का एरिया ए है, इसमें क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है टी टाइम इंटरवल के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी आई फ्लो करेगा इस कंडक्टर में। लेट कर लो ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, तो देखो
जो आई फ्लो कर रहा है ना, वो सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या यूज अप हो जाएगी, जिसमें क्या होगा, एच अमाउंट का हीट एनर्जी जनरेट होगा। इसमें एच अमाउंट का हीट एनर्जी जनरेट होगा। तो अब देखो जूल्स हीटिंग लॉ क्या होता है, इसको क्लियर पहले करते हैं। तो देखो क्या होता है कि जूल्स हीटिंग लॉ या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जूल्स हीटिंग लॉ भी बोलते हैं। क्या होता है कि किसी कंडक्टर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो उसमें लगा रहता है रजिस्टर, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है। अब जब इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है तो वहाँ पे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज फ्रिक्शनल एनर्जी बोल रहे हैं। और फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शनल एनर्जी प्रोड्यूस होने के नाते क्या होता है, वहाँ पे हीट एनर्जी जनरेट होती है। और जब हीट एनर्जी जनरेट होती है तो वही हीट एनर्जी जो जनरेट हुई है वही क्या हमारा किस फॉर्म में आती है हमारे सामने, जूल्स हीटिंग इफेक्ट के फॉर्म में। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर के अंदर तो हीटिंग इफेक्ट दिखेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करेगा तो हीटिंग इफेक्ट नहीं दिखेगा। और ये आखिरी इफेक्ट था हमारा इलेक्ट्रिक करंट का। इससे पहले हम लोगों ने बेसिकली तीन तरह के इफेक्ट हम इलेक्ट्रिक करंट के पढ़ते हैं। पहला एक पढ़ते हैं केमिकल इफेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस आपने क्लास 8 में पढ़ा था। दूसरा हीटिंग इफेक्ट देखते हैं जो कि 10th में पढ़ रहा है। और एक मैग्नेटिक इफेक्ट देखेंगे जो चैप्टर 2 में मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए। तो प्रोडक्शन ऑफ हीट, द प्रोडक्शन ऑफ heat in a resistor or a conductor, या तो कोई रजिस्टर हो या कोई कंडक्टर हो, when electricity flow through it is called हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। देखो सिंपल सा मैंने एक डिफिनेशन लिखा है हीटिंग इफेक्ट डिफाइन करने के लिए। प्रोडक्शन ऑफ हीट का प्रोडक्शन हो किसी रजिस्टर से या कंडक्टर से जब कोई इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो हो। जब तक फ्लो नहीं हमारा कोई भी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे ही फ्लो हो रहा है वैसे ही हम क्या कह सकते हैं कि जैसे ही करंट कोई फ्लो हुआ तो हमारा कंडक्टर क्या होना हो, वार्म अप होना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। अब कैसे प्रोड्यूस होता है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। देखिए लेट कर लो, ये इलेक्ट्रॉन है हमारा, इधर की तरफ मूव करेगा, फटाफट मूव करेंगे सब। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक किन्स में एक लाइन में मूव करें, वो कहीं भी मूव कर सकता है, इधर भी कहीं पे भी मूव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब कहीं पे मूव करेगा तो आपस में टकराएंगे, और टकराएंगे तो जो हमें मालूम है दो बॉडी आपस में है, क्या हो रहा है, रब हो रही है, तो क्या इलेक्ट्रिक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से आपका जैसे लेट कर लो कि मैं ऐसे प्लाम को रगड़ रहा हूँ तो आफ्टर सम टाइम इंटरवल के बाद क्या होगा, ये प्लाम हमारा गर्म हो जाएगा। अब क्यों गर्म हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे बेसिकली रीजन यही है कि फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे। अब फ्रिक्शनल फोर्स तो इलेक्ट्रॉन के बीच में भी कोलिजन जब होगा तो प्रोड्यूस होगा, तो वो क्या कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, क्यों मैं बार बार जूल्स हीटिंग कह रहा हूँ, क्योंकि इसको जिन साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम जूल्स से स्टार्ट होता था, एंड होता था। ठीक है, तो बेसिकली पहले के एरा में जो भी साइंटिस्ट रहते थे वो क्या देते थे, अपने ही नाम के अनुसार जो भी वो एक्सपेरिमेंट करते थे उसको प्रोनाउंस कर देते थे। तो देखिए यहाँ पे जूल्स हीटिंग लॉ के अनुसार क्या है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, या इसी को हम लोग जूल्स लॉ कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ कहता है क्या है, according to Joule's heating law, heating effect is directly proportional to
द पहला H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, यानी कि जितना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, फ्लो करेगा, उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। यानी कि हीटिंग इफेक्ट जो है, हीट प्रोड्यूस किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आया? यानी कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक करंट को हम 2 बढ़ाते हैं तो ये हमारा उसी हिसाब से बढ़ेगा। जैसे लेट कर लो 1 था, ये 2 हुआ तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हुआ तो ये 9 हो जाएगा, ये 4 हुआ तो ये 16, इस तरीके से। समझ में आया? चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, रजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और थर्ड वन होता है हमारा एच जो है वो टी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी टाइम के भी होता है। तो इन तीनों से फ्रॉम above we conclude that H is directly equal to I square R T। ठीक है, अब इस प्रोबेबिलिटी को हटाने के लिए हम कोई K रख लेते हैं, K I स्क्वायर R T। ये हो गया हमारा H का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम लोग कोई K कांस्टेंट 1 ले लेते हैं। अगर K कांस्टेंट कितना ले लिया? 1 ले लिया, तो हमें क्या मिलेगा? H इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? I स्क्वायर आर टी। और ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा? हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर में कितना हीट प्रोड्यूस होगा जब I इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R फॉर टाइम T। स्मॉल t बनाइएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल t। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे हीटिंग, इस हीट का भी SI यूनिट क्या होगा? जूल ही होगा। SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। तो यहाँ पे भी जूल हीटिंग लॉ से जो हीट एनर्जी रिलीज होगी उसकी भी SI यूनिट जूल से ही होगी। समझ में आया? चलिए आते हैं कुछ एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? एप्लीकेशंस। किसके बेसिस पे एप्लीकेशन देखेंगे? जूल्स हीटिंग पे। पहला एप्लीकेशन है हमारे पास, क्या है? इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस। जिसमें हम पहला देखेंगे हमारा आयरन हो गया, टोस्टर हो गया और हमारा गीजर हो गया। कौन हो गया? गीजर हो गया। इसी साथ साथ और भी बहुत सारा है, बट इन्हीं तीनों के ऊपर बेसिकली मैं बात करूंगा। तो देखिए पहला क्या है हमारा? आयरन है। आयरन, तो आप देखते हैं क्या, जब आयरन में इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम लगा, उसके बाद क्या होगा ना, जैसे लेट कर लो कि ये आपका आयरन है, सपोज दैट, अच्छा डायग्राम नहीं बन रहा है बट आप देख लीजिए। ये देखिए ये हमारा आयरन है, लेट सपोज कर लो। तो अब क्या होगा, इसके नीचे एक इस शेप में कुछ प्लेट लगे रहते हैं, इस शेप के कुछ प्लेट लगे रहते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर इस तरह से वायरिंग हुई रहती है, जो कि किस वायर से होती है? नाइक्रोम वायर से होती है। अब यहाँ पे ध्यान दे लेना बेटा, नाइक्रोम वायर से क्यों होती है? बेसिकली नाइक्रोम वायर से ही क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि जो नाइक्रोम वायर होती है ना, वो एक एलॉय है। क्या है? एलॉय है। और एलॉय की प्रॉपर्टी होती है, जो कि मैंने पहले डिस्कस किया था, फिर भी मैं आज दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। देखो एलॉय जो होते हैं ना, ऑक्सीडेशन नहीं होता है, उसमें ऑक्सीडेशन ईजिली नहीं होता है। दूसरा MPBP जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, इसका बहुत हाई होता है, ठीक है। और इसके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस मोर होता है। जिससे क्या होगा ना, थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ इसमें, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है इससे पहले से ही, तो क्या करेगा, तुरंत फटाफट इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट किस में करना चालू कर देगा? हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना चालू कर देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आयरन को क्या करेंगे, हीट इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज कर रहा है और हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर दे रहा है बेसिकली। तो ये हमारा हीटिंग अप्लायंसेस का पहला एग्जांपल होगा। सेम बेसिकली टोस्टर भी काम करता है इसी तरीके से, और गीजर देखिए टोस्टर ब्रेड
को हम लोग गर्म करने के लिए यूज करते हैं, और गीजर पानी गर्म करने के लिए। बेसिकली जो भी हम लोग किसी चीज़ को गर्म करने के लिए यूज करते हैं वो हीटिंग इफेक्ट में आएगा। इसके साथ साथ देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट का ही, फिलामेंट बल्ब का फिलामेंट देखेंगे। लेट अस सपोज कर लो मैं एक बल्ब बनाता हूँ, थोड़ा सा बेकार सा बल्ब बनाता हूँ। देखिए ये रहा बल्ब, ठीक है, ये रहा बल्ब। इसमें कुछ इस तरीके से वायर आ करके यूं करके यूं बना रहता है। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो पार्ट है ना हमारा, ये कुछ रजिस्टर टाइप का बनाया हुआ है, ये हमारा फिलामेंट है। ये हमारा क्या है? फिलामेंट है। इसके अंदर गैसेस भरी रहती हैं, और कौन सी गैसेस भरी जाएंगी? लेस रिएक्टिव गैसेस भरी जाएंगी, लेस रिएक्टिव, ठीक है। गलती से ऑक्सीजन मत बोल देना, ठीक है। लेस रिएक्टिव, जो रिएक्ट ना करें आसानी से, ठीक है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि उनके ऑक्टेट कंप्लीट वाली गैसेस हो, जैसे नोबल गैसेस का नाम बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब हीट एनर्जी मिलता है इसे, तो ये क्या होता है? ये नाइक्रोम वायर टाइप टंगस्टन से बना होता है। बेसिकली किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। तो टंगस्टन भी एक अलॉय है, और सारी प्रॉपर्टी यही वाली उसके साथ भी है, तो आसानी से मेल्ट नहीं करता है, और हमारा ये क्या खाली करता है? गर्म होता है तो ग्लो करता है। ग्लो करेगा तो वो जो हीट एनर्जी उसमें प्रोड्यूस हो रही है, उसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो गैसेस भरी रहती हैं वो क्या होती हैं? गर्म हो जाती हैं, जिससे हमें लाइटनिंग मिलती है, ठीक है। एंड थर्ड एंड लास्ट, हम लोग इसके बारे में ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो क्या देखेंगे हम लोग? फ्यूज भी हमारा किसके ऊपर वर्क करता है? फ्यूज भी हमारा किसके ऊपर वर्क करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ही, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ही वर्क करता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में तो हम फ्यूज के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे। आने वाले अगले चैप्टर में हम लोग फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट में। किस में पढ़ेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट, क्योंकि फ्यूज जो है दो चीज़ों पे वर्क करता है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट पे भी काम करता है, और एक हीटिंग इफेक्ट पे भी काम करता है। तो इसको नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ख़त्म होता है, ठीक है। और अगर आपको डीपली में एप्लीकेशंस पढ़ने हैं तो आप बुक रीडिंग ज़रूर करें, और अगर उसमें भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें मुझे कि सर समझ नहीं आया, तो मैं फिर से रिड्यूस कर दूंगा उसको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, वीडियो में मैं थोड़ा सा कुछ आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज़ उसको करके आप लोग मुझे ज़रूर सबमिट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।